Hello everyone, welcome back to RC Agrahari English classes. बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट करके हमें कहा है कि मैं टेंसेस को एक्सप्लेन करूं। सही बात है कि जब टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का ये फाउंडेशन है और बिल्डिंग कैसा भी बने और ग्रैंड हो, सामान्य हो, फाउंडेशन चाहिए। हम इंग्लिश बोलें, इंग्लिश समझें, ट्रांसलेशन लिखें, इन सब में टेंसेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है और आज भी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है टेंसेस में। अगर टेंसेस आपको फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप अन्य जानकारी के साथ सेंटेंसेस की फ्रेमिंग कर सकते हैं, सेंटेंसेस को फ्लुएंटली लिख व बोल सकते हैं, वह सुनकर समझ सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स की मांग पर, कॉम्पिटिटर्स की मांग पर मैं आज आपको टेंसेस स्टार्ट करने जा रहा हूं और स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। सपोज दैट हमें ट्रांसलेशन करना है, हमें कॉम्प्रिहेंशन के लिए पैसेज को समझना है, उसका आंसर देना है। तो सपोज दैट हमें ट्रांसलेशन करना है, हमारे पास टेंसेज हैं, उनमें से 2 या 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेंटेंस पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स रेगुलेशंस लगेंगे? याद रहे, अगर आप किसी भी हिंदी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो हिंदी सेंटेंसेस का टेंस हम आइडेंटिफाई करते हैं हिंदी सेंटेंस के अंत में आने वाले वर्ब के शब्दों को देखकर, उनके अक्षरों को देखकर। लेकिन यदि इंग्लिश सेंटेंस का हमें टेंस आइडेंटिफाई करना है तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म। यानी कि ये टेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर कॉम्प्रिहेंशन या हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करना चाहें, क्योंकि देखिए हम नॉर्थ इंडियंस हैं, हम इंडियंस हैं, मदर टंग हम लोगों की इंग्लिश है नहीं, तो हम इंग्लिश को सीखते हैं टेंसेस के माध्यम से। टेंसेस के माध्यम से थोड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते हैं और प्रैक्टिस से बखूबी हम फ्लुएंटली बोलना भी सीख जाते हैं और अच्छा इंग्लिश कन्वर्जन भी सीख जाते हैं हिंदी सेंटेंसेस फ्रेजेस का। तो मैंने अभी बताया कि यदि किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है तो उस सेंटेंस के अंत में आए वर्ब को देखिए और वर्ब में आए शब्दों व अक्षरों को देखिए। मान लीजिए कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आपके पास 10 सेंटेंस है, उनमें 3 या 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, तो आप जानेंगे कैसे? याद रहे, जिन सेंटेंसेस के अंत में ता है, ती है, ते हैं आएगा, वो पढ़ता है, वह जाती है, बच्चे फूल तोड़ते हैं, ये तीनों सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं। हाँ, बता दूं, जब सेंटेंस के अंत में कोई ना कोई फाइनाइट वर्ब होगा, कोई ना कोई एक्शन वर्ड होगा, तो ही आप क्लियरली टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, या किस टेंस का परफेक्ट हुआ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। जब कोई फाइनाइट वर्ब, कोई मेन वर्ब, कोई एक्शन वर्ड नहीं आता है तो जनरली ऐसे सेंटेंसेस में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हुआ करता है। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी होती है ता है, ती है, ते है,
के सबसे अंत में ही पहचान मिलती है, जब वर्ब आएगा तो पहचान मिलेगी। तो आइडेंटिटी अंत में मिलता है, यानी हो जाएगा ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आएंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे। तो आइए देखते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब होता तो है डज और डू। डज को आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं और डू को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। लेकिन बता दूं, इन दोनों का यूज, डू या डज का प्रयोग केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। यूज्ड ओनली इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। सिंपल सेंटेंस में आप डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सिंपल सेंटेंस में आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। अब कभी कभी कॉम्प्लिकेशन ये हो जाता है कि हम कहां पर एस लगाएं, कहां पर ई एस लगाएं। तो याद रहे, जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर ओ, एस एच, सी एच, डबल एस व एक्स होता है, तो ऐसे वर्ब्स के अंत में आप ई एस लगाते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब के अंत में ये 5 वर्ड्स नहीं है, ओ एस एस सी एच डबल एस व एक्स नहीं है, तो वहां पर आप केवल एस जोड़ते हैं। हाँ, याद रहे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, आप उनके साथ एस या ई एस भी नहीं लगाएंगे। आप सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट व अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। वर्ब की फॉर्म का यूज होता है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब वाज फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। चलिए हम नोट में जानेंगे जो हमें स्पेशल केयर करना होता है किन चीजों का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, यानी कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज cannot be used in simple sentence of present indefinite. Present indefinite. But if subject of the sentence is singular, then S or ES must be added in verb. तो आपने देखा, हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं करते प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, नहीं करते।
क्या करते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इफ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। मैं आपको बता दूं, आप ई एस कहां लगाते हैं, मैंने अभी बताया, व्हेन a verb contains o, sh, ch, double s or x, then es must be added in verb, but when a verb doesn't have o, sh, ch, double s or x, then only s should be added in verb। तो आपने जाना कि जब वर्ब कंटेन्स ओ एस एच सी एच डबल एस इन इट्स लास्ट पार्ट, अगर वर्ब के अंत में ये अक्षर आते हैं तो उनमें आपको ई एस जोड़ना चाहिए, लेकिन अगर वर्ब के अंत में ये अक्षर नहीं है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको केवल एस ऐड करना चाहिए वर्ब में। प्लूरल में हम लोग ना तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और ना ही एस या ई एस का यूज करते हैं। हाँ, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, आपका नोट सेकंड है, when never or who appears in present indefinite tense, then translation of such sentences is आपको बता दूं, जब सेंटेंस में नेवर या हु का प्रयोग हुआ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन भी आप सिंपल सेंटेंस की तरह करते हैं।
सिंपल सेंटेंस की तरह करते हैं, अर्थात हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप नहीं करते और आप एस या ई एस वर्ब में लगाते हैं अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर फॉर्म में है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेते हैं एग्जांपल। अभी आप देख रहे थे, मैं आपको नोट्स बता रहा था जहां पर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होती है, उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है अगर हम सेंटेंस को क्लियरली ट्रांसलेट करना चाहते हैं करेक्टली। तो अभी आपने देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले तो आपको बताया गया कि आप सिंपल सेंटेंस में एस या एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बाद बताया गया कि जब सेंटेंस में हु या नेवर का प्रयोग होगा ना, तो इसका ट्रांसलेशन भी आप सिंपल सेंटेंस की तरह ही करते हैं। और सिंपल सेंटेंस की तरह करने का मतलब था कि आप हु और नेवर के साथ भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, बल्कि आप वर्ब में एस या एस अकॉर्डिंग टू नीड लगाते हैं। और प्लूरल है तो नहीं लगेगा एस या एस। आइए देखते हैं ट्रांसलेशन। है वह कभी झूठ नहीं बोलता, है तो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव कहा जाएगा, और नेगेटिव है लेकिन नॉट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर वर्ड है कभी नहीं, और कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होता है। तो जब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा ही नेवर, हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं, क्योंकि अभी आपको नोट्स में यही बताया गया है ही नेवर। झूठ बोलना यानी कि टेल अ लाई होता है, टेल अ लाई। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने जाना जब भी नेवर आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आप, और सब्जेक्ट सिमिलर है, ही सिमिलर है, तो आपको वर्ब में एस या ई एस अकॉर्डिंग टू नीड जोड़ना होगा। आप समझ रहे होंगे। आपको सबसे अधिक कौन स्नेह करते हैं, है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां पर कौन आया है, जिसकी अंग्रेजी हु होती है, और आपको याद आना चाहिए हु भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा तो इसका सेंटेंस भी सिंपल की तरह बनाते हैं। और हु यहाँ पर स्वयं सब्जेक्ट क्या कार्य करता है, और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, वरना एस लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर सेंस रखता है। हु, अब ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे नहीं, मेन वर्ब रखेंगे। मेन वर्ब है स्नेह करना यानी कि लव, और चूंकि ये सिंगुलर का सेंस देता है तो हम लव्स करेंगे, लव्स यू मोस्ट, हु लव्स यू मोस्ट। हाँ, मैंने बताया है जब ओनली हु आएगा तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, तब हम एस या एस लगाते हैं। लेकिन जब हु के साथ नॉट आएगा तो पूरा इंट्रोगेटिव फार्मूले का आप यूज करेंगे। ये भी इंट्रोगेटिव है। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, अर्थात जानता है भले ही यहां पर नहीं लिखा है बट है का सेंस जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंट्रोगेटिव है, तो हम फार्मूले में रखेंगे। सबसे पहले कौन आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड है कौन, हु। फिर क्वेश्चन वर्ड किया, फिर हेल्पिंग वर्ब करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट यहां पर कौन ही का सेंस देता है, मतलब कोई सिमिलर है। एक भी लोग हैं जो गांधी को नहीं जानते क्या, सिमिलर सेंसेस पे हम डज लगाएंगे, डज। क्वेश्चन वर्ड हुआ, हेल्पिंग वर्ड हुआ, सब्जेक्ट रखना चाहिए, लेकिन हु वाले सेंटेंस में मोस्टली सब्जेक्ट होता नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं जंप करिए, आप आगे बढ़ते हैं फार्मूले में नॉट। अब उसके बाद मेन वर्ड लगाएंगे नो, और उसके बाद रखेंगे हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, एम गांधी। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन करते हैं। क्योंकि सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए फार्मूलों का बहुत ही
इंपॉर्टेंस है, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आइए मैं आपको उन फार्मूलों से रूबरू कराता हूं। इन फार्मूलों को हमेशा, फार्मूलाज को हमेशा आपको फॉलो करना होगा। टेंस कोई भी हो, ये मायने नहीं रखता ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है क्या, टेंस कोई भी हो, फार्मूला आप यही फॉलो करेंगे जो मैं अब आपको इस समय बताने जा रहा हूं। तो इस समय आप देख रहे हैं फार्मूला ऑफ सिंपल सेंटेंस में वर्ड्स को किस ऑर्डर में सेट करते हैं, वो ऑर्डर मैं आपको यहां बता रहा हूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब। फार्मूले के साथ हमें सेंटेंसेस में नोट्स का ध्यान देना पड़ता है। नोट्स में अगर मना किया गया हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते तो आप हेल्पिंग वर्ब को जंप कर जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद जो भी आएगा आप वो करेंगे, मेन वर्ब। देन आप ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, देन अदर वर्ड्स, देन अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं फार्मूला ऑफ नेगेटिव। फार्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस आप देख रहे हैं। तो फार्मूला ऑफ नेगेटिव का सीक्वेंस ऑर्डर है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट या नेवर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, प्लस मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर्स। मेन वर्ब व हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लगेगा, जैसा टेंस है उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो लगेगा, और मेन वर्ब का जो फॉर्म बताएगा आप उसे अप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं फार्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड जिसे आप WH वर्ड भी कहते हैं। चलिए मैं फुल फॉर्म लिखे दे रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन मेन वर्ब, then object, and then other words, then question mark। आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। हाँ, मैं आपको यहां पर इंटेरोगेटिव फार्मूले में एक बात डिक्लेयर करना चाहूंगा कि जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों वाला होगा, जैसे हैज बीन, हैड बीन, शैल बी, विल बी, शैल हैव या विल हैव, शुड बी, मे बी, शुड हैव, कैन हैव, वुड हैव, जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों वाला होगा तो याद रहे, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट आप नॉट या नेवर के पहले फिट करेंगे, और उसके बाद यहां पर फिट करते हैं सेकेंड पार्ट हेल्पिंग वर्ब का, यानी कि हैज या हैव इधर, नॉट या नेवर, देन बीन लगेगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। शैल या विल सब्जेक्ट के बाद, बीच में नॉट या नेवर, देन आप बी का यूज करेंगे या हैव का यूज करेंगे, यानी कि जब भी हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों का होगा तो दोनों के बीच में नॉट या नेवर का यूज करेंगे अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो।
आइए हम देखते हैं, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों का है तो हम क्या करेंगे। सेम ऐसा ही हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट आप सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड पार्ट आप सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। सेकेंड पार्ट ऐसा तब होगा जब सेंटेंस में नॉट या नेवर नहीं आएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत माइन्यूट एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूं। एक जरा सा गलती सेंटेंस को इनकरेक्ट कर सकती है, इसलिए बहुत केयरफुल होकर सुने, नोट्स बनाएं। तो मैंने बताया जब भी हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों का होगा तो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट आप सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, यानी कि हैज या हैव मान लीजिए, शैल या विल मान लीजिए, और उसके बाद सब्जेक्ट लगते हैं और सब्जेक्ट के बाद दूसरा पार्ट हैव इधर रखा है तो इधर बीन रखेंगे, इधर शैल रखा है तो इधर बी रखेंगे, इधर शुड रखा है तो इधर हैव रखेंगे, जो भी है हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट सब्जेक्ट के बाद आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट या नेवर का प्रयोग भी हुआ है तो याद रखना होगा आपको, उस स्थिति में हेल्पिंग वर्ब का जो सेकंड पार्ट है वो एक कदम और बढ़ जाएगा और वो नॉट के बाद लगेगा। हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट, अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे और ऐसा फॉलो करके आप अपने सेंटेंस को इनकरेक्ट होने से बचा सकते हैं। हम लोग लेते हैं और नोट व एग्जाम्पल चाहूंगा कि अगर क्वेश्चन वर्ड के रूप में हाउ मेनी या हाउ मच, whom, whose, whom और which, ये वर्ड्स आते हैं जब सेंटेंस में हाउ मेनी, हाउ मच, whom, whose, whom, which आते हैं। आप कितना या कितनी शब्दों के लिए आप हाउ मेनी, हाउ मच का प्रयोग करते हैं। हाँ, काउंटेबल आइटम है तो आप हाउ मेनी करेंगे, जिससे काउंट नहीं किया जा सकता उसके लिए आप हाउ मच करेंगे, कितना या कितने के लिए। हुज किसका या किसकी शब्द के लिए आप यूज करते हैं। होम का यूज आप किसको या किनको शब्द के लिए करते हैं। और विच का यूज आप कौन सी या कौन सा शब्दों के लिए करते हैं। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हाउ मेनी, हाउ मच, होम, हुज, विच का अगर प्रयोग होता है तो इनके तुरंत बाद हम इंट्रोगेटिव फार्मूले को फॉलो नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद वहां पर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो याद रहे, ये क्वेश्चन वर्ड्स जनरली अकेले आते ही नहीं है, ये अपने साथ कोई रिलेटेड नाउन या प्रोनाउन लिए आते हैं। तो इन्हें अकेला नहीं रखना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड के रूप में ये अकेले नहीं होते, इनके साथ आया हुआ नाउन रखते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन वर्ड वो होगा। देन फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। का प्रयोग अकेले नहीं करते, बल्कि इनके साथ
इनके साथ, इनसे रिलेटेड नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन कभी कभी आता है, का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। कैसे, आइए लेते हैं एग्जाम्पल। ये जो मैंने अभी आपको नोट बताया, बेहतर समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। कैसे, यहां पर है मोहन कितनी पुस्तकें खरीदना चाहता है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और जो क्वेश्चन वर्ड है वो है, क्वेश्चन वर्ड आपका कितनी है। लेकिन मैंने बताया है ये अकेले नहीं आते, बल्कि कंप्लीट क्वेश्चन वर्ड आप कितनी पुस्तकों को मानते हैं, ये वही बताया कि इनके साथ हमेशा रिलेटेड नाउन का प्रयोग करते हैं। यानी कि कंप्लीट क्वेश्चन वर्ड हो गया कितनी पुस्तकें, मीन्स हाउ मेनी बुक्स। या पुस्तकों के बदले कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता जिन्हें आप गिन नहीं सकते, तो वहां पर हाउ मच का प्रयोग करते हैं। कितनी हवा जरूरत है उन्हें, हाउ मच एयर। कितना पानी या कितना दूध, हाउ मच वाटर या हाउ मच मिल्क। जो चीजें काउंटेबल नहीं है, ऐसी चीजों के लिए आप हाउ मच का प्रयोग करेंगे, कितना या कितने के लिए। चलिए, हाउ मेनी बुक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, हमने फार्मूले को फॉलो किया और फार्मूला हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता था, हमने क्वेश्चन वर्ड रख दिया। अब फार्मूला कहता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। यहां लगाएं क्या हेल्पिंग वर्ब, तो ये डिसाइड करता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना कैसे है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि यहां पर लगेगा डज। क्वेश्चन वर्ड था फार्मूले में, फिर हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यानी कि मोहन। अब देखिए मेन वर्ब, यहां पर दो वर्ब है, एक वर्ब है खरीदना और दूसरा वर्ब है चाहना। मेन वर्ब के रूप में किसे रखें, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा वर्ब जो हिंदी सेंटेंस के सबसे अंत में आता है उसे मेन वर्ब कहते हैं, उसे मेन वर्ब बनाते हैं। हिंदी सेंटेंस के सबसे अंत में आने वाला वर्ब ही मेन वर्ब होता है, यानी कि वांट, वांट हो गया। हाउ मेनी बुक डज मोहन वांट। और जो दूसरा वर्ब होता है उसे आप आवश्यकता अनुसार इंफिनिटिव या जीएन बनाते हैं। हम यहां पर इंफिनिटिव बनाएंगे क्योंकि इंफिनिटिव मेन वर्ब के बाद रख देते हैं और जीएंड तो सेंटेंस में जनरली हम ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं फॉर लगा के। तो आइए इन्फिनिटिव बनाते हैं। इन्फिनिटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको टू लगाना होगा और फिर उसके बाद उस वर्ब को यूज करना होगा बाय। कंप्लीट हो गया। हाउ मेनी बुक्स डज मोहन वांट टू बाय। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक आप पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सी। लेकिन फिर वही सवाल, कौन सी का मीनिंग होता है विच होता है। और मैंने बताया हाउ मेनी, हाउ मच, होम, हुज, विच, ये कभी अकेले क्वेश्चन वर्ड के रूप में नहीं आते, ये अपने साथ रिलेटेड नाउन को भी साथ लाते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन वर्ड है कौन सी पुस्तक, यानी कि आइए क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले हम लिखते हैं, यानी कि विच बुक। विच बुक। देन फार्मूले पर आगे बढ़ेंगे। हमें बताया टेंस को कोई भी हो, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें फार्मूले का
यूज करना है, जिससे एरर की संभावना नहीं रह जाती है। क्वेश्चन वर्ड हुआ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, और सब्जेक्ट इसका है कौन, का आंसर जो मिले वो सब्जेक्ट होता है। ऐसे सब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं है तो मेन वर्ब के पास जाइए सबसे अंत में, और उसके पहले कौन का क्वेश्चन कीजिए, जो आंसर आएगा वही सब्जेक्ट होगा। कौन पसंद करते हैं, यानी कि तुम, आप। तो मैंने बताया मेन वर्ब हिंदी सेंटेंस के सबसे अंत में होता है। अगर सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो सब्जेक्ट की क्लैरिटी के लिए जाइए मेन वर्ब के पहले कौन का क्वेश्चन करिए, जो आंसर आएगा वही सब्जेक्ट होगा, और इसका सब्जेक्ट है यू। लेकिन अभी हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है पहले। ये सब्जेक्ट हुआ, इसी के यू प्लूरल माना जाता है, और प्लूरल के साथ आप डू लगाते हैं, विच बुक डू। अब आएगा सब्जेक्ट फॉर्मूले में, यू लाइक, और इस तरीके से आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है। अब हम थर्ड सेंटेंस देख रहे हैं। मदन किसके साथ फुटबॉल खेलने जाता है। देखिए यहां पर क्वेश्चन वर्ड है, कंप्लीट क्वेश्चन वर्ड है, किसके साथ। तो यहां किसके के लिए, किसके या किसको के लिए होम कर देते हैं, लेकिन साथ के लिए प्रीपोजिशन विद आता है। और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन वर्ड के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता जनरली। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन वर्ड वहां पर लिखते हैं फ्रंट में, और उसके बाद जो भी आपका प्रीपोजिशन आया है, प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के अंत में करते हैं। देखिए कैसे यहां पर अप्लाई किया जा रहा है। ये क्वेश्चन वर्ड है कंप्लीट, किसके साथ, यानी कि विद होम होता है, लेकिन मैंने अभी बताया क्वेश्चन वर्ड के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। तो हम यहां पर केवल होम रखेंगे, होम रखेंगे, विद बचाए वो सेंटेंस के अंत में जाएगा। क्वेश्चन वर्ड के साथ जनरली किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। ऐसी स्थिति में सेंटेंस के लास्ट में आपको उस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। सब्जेक्ट पहचानने के लिए हम वर्ब के पहले कौन के सवाल करते हैं, कौन जाता है, यानी कि मदन जाता है। मदन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, आप डज लगाएंगे, डज क्वेश्चन वर्ड हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, फिर सब्जेक्ट आएगा मदन। दूसरा वर्ब है फुटबॉल खेलना। दूसरा वर्ब भी अकेला नहीं आता जल्दी, दूसरा वर्ब भी जल्दी अकेला नहीं आता। तो यहां पर दूसरा वर्ब फुटबॉल खेलना। तो कोई बात नहीं, हम तो पहले मेन वर्ब रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। फार्मूले को फॉलो कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। गो। फिर मेन वर्ब के बाद ही दूसरे वर्ब को रखना है। तो मैंने बताया जब भी मेन वर्ब के बाद दूसरे वर्ब को रखना होता है, तो ऐसी स्थिति में आप इन्फिनिटिव बनाते हैं दूसरे वर्ब को, और इन्फिनिटिव बनाने के लिए सबसे पहले आप टू का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद दूसरे वर्ब का यूज करते हैं, टू प्ले फुटबॉल। हाँ अब देखिए यहां पर विद होम था। सामान्य तौर पर हम क्वेश्चन वर्ड के साथ प्रीपोजिशन नहीं रखते, हम कहा रखते हैं सेंटेंस के अंत में, विद। हो गया। अब आपका क्वेश्चन मार्क है, कंप्लीट हो गया। होम डज मदन गो टू प्ले फुटबॉल विद। कुछ लोग विद होम डज मदन टू प्ले फुटबॉल भी करते हैं, ये जनरली बचना चाहिए इससे। क्वेश्चन वर्ड के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में सेंटेंस के लास्ट में आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। जी अब बारी आती है आपका माइंड मीटर चेक करने की। मैं माइंड मीटर चेक करने के लिए आपसे कुछ ट्रांसलेशन पूछूं, बताऊं, उसके पहले आपसे गुजारिश, ये वीडियो आपको पसंद आई, यदि
आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस यूजफुल हमें मिलती रहे और आपको लगता है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश बोलने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए, इनके बिना संभव नहीं है जो टॉपिक मैंने शुरू किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं, आपका माइंड मीटर चेक करते हैं, आपने मेरी बताई हुई बातों को कितना समझा। फर्स्ट आपका सेंटेंस, मां हर सुबह चाय पीती है। मैंने बताया किसी का भी ट्रांसलेशन आपको करना है, सबसे पहले आप टेंस पहचानते हैं। टेंस कैसे पहचानते हैं? हिंदी सेंटेंस के अंत में अगर कोई वर्ब है और वर्ब के अंत में फिर अक्षरों और शब्दों को देखते हैं। तो क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूं, मैं इंडेफिनिट की बात नहीं कर, मैं किसी भी टेंस, किसी भी सेंटेंस का टेंस कैसे आइडेंटिफाई करें, मैं बात वो कर रहा हूं। किसी भी हर टेंस की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। आप सबसे पहले देखिए, जो सेंटेंस आपसे पूछा जा रहा है, आपको ट्रांसलेशन करना है, उसके मेन वर्ब पर जाइए, अंत में कोई वर्ब है या नहीं है। अगर वर्ब है तो फिर उसका आइडेंटिटी मैच करिए, किस टेंस से मैच करता है, उसके टेंस के अकॉर्डिंग करना होगा। यहाँ लास्ट पर ती है आया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी कि मदर। आपको मैंने बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते नहीं, तो फिर करेंगे क्या? तो जी हम मेन वर्ब का यूज करेंगे और मेन वर्ब है पीना। पीने के लिए बहुत से शब्द यूज होते हैं, आइए मैं उन शब्दों को भी आपको बताऊं जो पीने के लिए यूज होते हैं। एक तो होता है आपका ड्रिंक, टेक, सिप, लिक, ये पूरे जो 5 वर्ड्स हैं, ये पीने के स्टाइल को बताते हैं। ये सभी पीने की अंग्रेजी है, लेकिन किसका यूज कब करना चाहिए, हमें इस चीज को बेहतर तरीके से जानना होगा। सामान्य तरीके से चीजों को पीने के लिए आप ड्रिंक करते हैं, हाँ, शराब पीने के लिए भी ड्रिंक करते हैं। मैंने बताया सामान्य चीजों को पीने के लिए, शरबत है, पानी है, ड्रिंक होता है, लेकिन शराब पीने के लिए भी लोग ड्रिंक करते हैं। कोई बात नहीं, हम टेक का यूज कब करते हैं पीने के लिए? तो जब चीजों को धीमे धीमे पिया जाएगा, धीमे धीमे जब चीजों को पिया जाएगा, आराम से पिया जाएगा, तो आप उसके लिए टेक लगाते हैं। सिर्फ आप कब करते हैं? तो याद रहे, जब वो मटेरियल जिसे आप पी रहे हैं उसमें डायरेक्ट आपका लिप्स नहीं टच होता है, आप कोई मीडियम अपनाते हैं, जैसे कोई स्ट्रॉ अपनाते हैं, जैसे थम्स अप की बोतल से स्ट्रॉ डालकर पीना, उससे बीच में स्ट्रॉ डालकर जो भी पीते हैं उसके लिए सिप है। उस लिक्विड और आपके लिप्स में कोई माध्यम होगा पीने के लिए, तो सिप लगता है लिक। जैसे आप देखते हैं, हाँ मैं आपको लिख बता रहा हूं, कोई चीज, जैसे आपने कुत्ते को पानी पीते हुए देखा होगा, बिल्ली को पानी पीते हुए या दूध पीते हुए देखा होगा, तो उस पर लिख के लिए, या कई बार होता है किचन में दूध ओवरफ्लो हो गया है, आई मीन बॉयल कर रहे थे, गिर गया है, किचन का पट्टा एकदम नीट एंड क्लीन है, गिर गया है, तो कभी कभी लोग किचन पर बहुत खराब ना हो उसका मलाई, कोई देख ना ले, हमें डांटे, इसके लिए चुपके से हम लोग वहीं पर झुक करके दूध को पीने लगते हैं। तो इस स्टाइल के लिए आप सिप करते हैं, और सॉरी लिक करते हैं, और उससे किसी चीज को चूस कर पीना, जैसे गाय, भैंस और भी चीजें हैं।
खींचते हैं किसी चीज को पीने के लिए। जैसे बच्चा नवजात होता है, बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध पीता है, दूध के पीने को खींचते हैं। या जब गाय है, भैंस है, बकरी है, पानी पीती है, पानी बाल्टी में रखा होता है, कहीं भी रखा होता है, खींचते हैं, तो इस पीने के लिए शक होता है। तो अपेक्षा है आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे, चाहे धीरे धीरे पी जाती है, और किसी भी चीज को धीरे धीरे पीने के लिए आप टेक का प्रयोग करते हैं। आप हो जाएगा टेक करेंगे, लेकिन आप इसमें एस लगाएंगे क्योंकि मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर सिंपल सेंटेंस में आप टेक्स का यूज करते हैं, एस या एस लगाते हैं। टेक्स टी एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, साधना सप्ताह में कितनी बार बाल धुलती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आया है कितनी बार। तो इसे आप हाउ ऑफन भी कर सकते हैं या हाउ मेनी टाइम्स कर सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, आप हाउ मेनी टाइम्स कर सकते हैं, या इसे आप हाउ ऑफन कर सकते हैं। हाउ ऑफन कितनी बार, पूरा ये क्वेश्चन वर्ड कोई भी कर लेंगे ऑप्शन में। उसके बाद फॉर्मूले को फॉलो कीजिए। क्वेश्चन वर्ड हुआ, फिर हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सब्जेक्ट हमारा साधना है, सिंगुलर है तो डैश लगाएंगे। नेम सब्जेक्ट लगाते हैं, साधना हो जाएगा। फिर आपका मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब है धुलना, वॉश हेयर। हेयर आप हेयर नहीं कर सकते क्योंकि जनरली हेयर का प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। हाँ, जब बालों के पहले कोई डेफिनेट नंबर आएगा उस स्थिति में आप हेयर्स कर सकते हैं, 3 ईयर्स, हेयर्स, 10 हेयर्स, बट जनरली हेयर का प्लूरल नहीं बनता है। वह लड़का अपने अपना काम क्यों नहीं करता है। लोग, बहुत से लोग अक्सर गलती कर देते हैं, वह के लिए ही कर देते हैं और लड़के के लिए बॉय कर देते हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए, जब किसी नाउन के पहले यह, वह, ये, वे शब्द आए तो वह के लिए दैट, ये के लिए दिस, वे के लिए दोज, और ये के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। ही बॉय आप नहीं कर सकते, सब्जेक्ट 2 हो जाएगा। सब्जेक्ट 1 है तो दैट बॉय हो जाएगा, दैट बॉय सब्जेक्ट होगा, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मूले को फॉलो कीजिए। पहले आएगा क्या, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड है बॉय। देन आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। सब्जेक्ट हुआ लड़का, सिंगुलर है तो आप डस लगाएंगे, वाई डस। सब्जेक्ट हुआ वह लड़का, मैंने बताया कि जब किसी नाउन के पहले यह, वह, ये भी आता है तो वह के लिए दैट, ये के लिए दिस, ये के लिए दीज, और वे के लिए दोस्त का प्रयोग करते हो जाएगा दैट बॉय। अब ये निगेटिव है तो याद है नॉट लगेगा। क्वेश्चन वर्ड हुआ, हेल्पिंग वर्ड हुआ, सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट। एकदम फार्मूले को फॉलो कीजिए, सेंटेंस आपका सही हो ही जाएगा। डज नॉट, हाँ, व्हाई डज दैट बॉय नॉट। पूरा करना मेन वर्ब है, पूरा करना, कंप्लीट, कंप्लीट हिज वर्क। अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी बनाते हैं, और उसका पॉजेसिव केस लड़का डिनोटेड बाय ही, थर्ड पर्सन है, डिनोटेड बाय ही, और ही का पॉजेसिव केस हिज होता है। हिज वर्क टाइमली, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आपके घर प्रतिदिन कौन आता है, देखिए यहां पर क्वेश्चन मार्क है, कौन, हु हमने लिख दिया, और उसके बाद हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या फॉर्मूला तो कहता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन नहीं, हमें नोट याद आनी चाहिए। नोट में बताया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब जब हु या नेवर आएगा तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। हेल्पिंग वर्ब नहीं करेंगे, वर्ब में एस लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, वो होगा नहीं। फिर सब्जेक्ट आता है, हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट होता नहीं है, और उसके बाद मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब है कम, और चूंकि ये सिंगुलर सेंस से लगता है इसलिए हम कम्स कर देंगे। योर हाउस डेली, योर हाउस डेली। तुम्हारी घड़ी ठीक
नहीं चलती। ठीक चलना कीप गुड टाइम होता है घड़ी के लिए। निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि योर वॉच, सब्जेक्ट आएगा पहले, वॉच, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग डज हो जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है। डज नॉट कीप गुड टाइम, ये योर वॉच डज नॉट कीप गुड टाइम, ट्रांसलेशन हो गया इसका। वे लोग रात दिन पसीना बहाते हैं, पसीना बहाना मतलब वर्क हार्ड होता है, परिश्रम करना, यानी कि हो जाएगा वे लोग। अब देखिए यहां पर दे पीपल कर दे क्या, जी नहीं, दे पीपल नहीं होगा। मैंने बताया जब किसी नाउन के पहले वे आएगा तो आप दोस्त करेंगे, किसी नाउन के पहले वह आएगा तो आप दैट करेंगे, किसी नाउन के पहले यह आएगा तो आप दिस करेंगे, किसी नाउन के पहले ये आएगा तो आप दिस करेंगे। ये बात नहीं है यार। हाँ, हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट आ गया यानी कि पहले हो जाएगा दोज पीपल, दोज पीपल होगा। पसीना बहाना मतलब मेहनत करना, वर्क हार्ड होता है, वर्क हार्ड। रात दिन के लिए ऑल द टाइम कर सकते हैं, ऑल द टाइम के लिए ठीक रहेगा। पूरे समय पसीना बहाते हैं मतलब पूरे समय वो परिश्रम करते हैं। दोज पीपल वर्क हार्ड ऑल द टाइम, या डे एंड नाइट, आप कुछ भी कर सकते हैं, डे नाइट से बेहतर है कि आप ऑल द टाइम करें। इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने बताया, लोगों की बहुत डिमांड थी सर टेंसेस बताइए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए, पैसेज को समझने के लिए, उसका आंसर देने के लिए इनके बिना नहीं दिया जा सकता अगर टेंसेस की क्लियर जानकारी नहीं है। तो अब हम डेली इसी सीक्वेंस में आपको एक नया टेंस बताएंगे, जिन तरीके से बताएंगे। हाँ, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप तक आसानी से अपने वीडियोस पहुंचा सकें। थैंक यू।